LM पेज नंबर उसको ये हमारा 35 एनपीओ है ना, 4 दिन अगर और भी चले तो 2-3 दिन में बात नहीं होता। एरर आप कहते थे 1 दिन के फ्रेमवर्क 1 दिन वो 4 दिन के फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क का तो फ्रेमवर्क ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਆਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है करता सही सवाल करवा क्या सी व्यू का क्या सी व्यू का वो कौन है तो ये एक सवाल है एनपी ऑर्गेनाइजेशन किया नहीं था फिर जी सर मैंने बहुत ट्राई की कल रात को लेकिन हुआ नहीं क्या बेड़ा कर हुआ शायद हमारे होगा आपसे बढ़ गया नहीं सिंपल है। हाँ ये इसमें सब्सक्रिप्शन उसका तो मैंने सोल्यूशन भी दिया हुआ फिर भी नहीं हुआ नहीं सर आप सॉल्यूशन सर उसकी समझ नहीं आएगी अच्छा क्या होगा उसमें सर ये सब्सक्रिप्शन का भी सिर्फ आपने एक अकाउंट बना के किया था उसके बाद जो ट्रेड पे वो नहीं तो 4 बजे छुट्टी हुई है, मेरे से भूख लग जाएगी। कौन मर गया मुर्गी मार दिया, चिकन बनाया, बिरयानी बनाया। यार वहाँ पे खिलाता हूँ दो महीने की क्लास हो जी आगे पीछे की छह होती है है ना आगे भी 3 दिन की कर दी। क्यों घर में कोई नहीं पूछने वाला हैं? मैंने वो बोला है कि पेड़ लगना है नहीं तो उसको मुश्किल हो गई कौन सी बाढ़ बाहर डिलीवर करिए काफी अच्छा करवाऊंगा क्या तो हिम्मत कर रहा है सर वो मैंने उससे सर बात कर 2-3 लेक्चर ये तो उसमें सर वो एनपीओ और सबको के बारे में कुछ बता रहे थे ये हमको समझा कौन सा क्या होता है एनपीओ होता है और एक संको होता है सनपा संको ए एस एनपीओ संको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन वही पढ़ रहे हैं कल से शाबाश शाबाश हालात चेक कर लो इसको हम दे वाह इससे क्या होता है मतलब क्या होता है पता क्या चलता है
क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड पॉइंट। बाकी फिल्मां किधर गई? सर ये एक में आना था वो नहीं होता कि दुआएं करने का हम याद नहीं आना? छुट्टी हमारी दो नहीं ना, क्यों? और एक में वो आना कहते हैं था मान नहीं। और एक में आना था उसके बाद नहीं तो और ये थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, फिर बयान पार्टी करते हैं उसके साथ। हाँ जी। ये क्या हुआ? ये तो आ गए। तू तो कह रहा था नहीं। चलो बिरयानी कैंसिल हो गई। बंदे बढ़ गए हैं, सॉरी। कैंसिल हो गया जी प्लान। अरे एक बंदा हो रहा है, निभाव करता है। क्या? कहाँ? पहले तूने कहाँ बताया था? बताया आपको। नहीं बताया ना। एक आ रही है सर हमें नहीं बताया। झूठिया। ना 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 ना। अब हो गया प्लान कैंसिल।
चलो जी शुरू करें। कल हमने क्या पढ़ा था जी? देना है मैनू ब्रांड ठहर जाओ। सवाल कर दे कोई नहीं, जरा होमवर्क देने ने। ट्राई करो, ये भाई वो नहीं है तो क्या करें? अच्छा जी, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब। सवाल देखें यहाँ पे है कोई? ये तरह का वो क्लब है, पेज नंबर 3 एग्जाम है। एग्जाम्पल है। हाउ कम दिस इज पॉसिबल? प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब। प्रोफेशनल 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 क्यों था? अच्छा जी बच्चों, अब वो जो ध्यान से ना सवाल समझ। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब का सवाल है बच्चों, तो ध्यान से समझना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसने ट्रायल बैलेंस आपको दिया हो। इससे पहले हमने देखा था कि सवाल आप कैसे दिए जाते थे कि बैलेंस शीट बना के दी जाती थी पिछले साल की, कैश अकाउंट दिया जाता था पिछले साल का, और कुछ एडजस्टमेंट दी जाती थी, और कहा जाता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। अब यहाँ पे उसने क्या किया, ट्रायल बैलेंस दे दिया। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा सवाल पीआरसी टाइप सवाल लगेगा आपको, क्योंकि इसमें ट्रायल दिया हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है। अब वो सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, वो कह रहा है टोटल फंड एज ऑन 1 जुलाई 2013 1715। अब ये जो टोटल फंड है ना, इससे पहले हम इसको जनरल फंड ही कहा करते थे, याद है? अब हम कुछ स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं। हम स्टैंडर्ड जो पढ़ चुके हैं ना, उससे हमें ये समझ आई है कि सारे के सारे फंड की कैटेगरी एक नहीं है। फंड दो तीन तरह के होते हैं। मतलब एक होते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड, जो बाहर वाले लोगों ने पैसे दिए होते हैं, पाबंदी लगाई होती है। एक होते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड, जिसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती, हम खुद से पाबंदी लगा रहे होते हैं। ठीक हो गया? और एक इंडममेंट फंड होते हैं। ठीक हो गया? और कुछ ऐसे फंड भी होते हैं जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसको हम जनरल फंड कहते हैं। पहले हम सारे फंड्स को जनरल फंड ही समझा करते थे। अब हमने चूंकि कुछ स्टैंडर्ड पढ़ लिए हैं, तो अब हम फंड्स की कैटेगरीज बनाएंगे। तो जब फंड्स की कैटेगरीज बनाएंगे तो बच्चों ये ऐसे ही है जैसे हम इक्विटी की कैटेगरी बनाया करते थे, और उसके लिए हम टॉपिक लिया पढ़ा करते थे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कि ये शेयर कैपिटल है, ये शेयर प्रीमियम है, ये रिटेन अर्निंग है, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है, ये जनरल रिजर्व है, ये स्पेसिफिक रिजर्व है। तो बच्चों उसी तरह से हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे यहाँ पे, जिसका नाम रखेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट। ठीक है जी, यहाँ तक की बात सुन लगी। अब सवाल की रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या क्या मांगा हुआ है। कहता है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन बनाए, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट बनाए, और बैलेंस शीट बनाए। तीनों चीजें मांगी हैं उसने। क्या? वही इक्विटी वाली। अच्छा जी, अब बच्चों जरा ध्यान से सवाल को समझना, फिर उसके बाद सवाल सोल्व करेंगे। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब, आपको जो डॉक्यूमेंट सेंड किया उसमें है ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब? आपने डॉक्यूमेंट सेंड किया, उसमें ये 2 या 3 सवाल है। बाकी वे सारा मतलब पेज कर दूँ, तो वो अभी भी नहीं कर दो। हाँ बिल्कुल। एस्टेक स्पोर्ट्स, जेमिनी, अच्छा एक मिनट ठहर जाओ।
क्या कह रहा है नखंटुआ? तो मैं ये कह रहा था कि जो आप तू कुछ कह भी रहा है? सभी पीडीएफ था सभी को भेज दिया गया तो वो जो स्टार्ट है आप लोगों ने भेजी है तो उसमें सिर्फ वो दो आप लोगों ने? तो आप ही जो सभी की है सभी उसने भेजी उसने वो क्या भी सही भेजा? 2 दिन बाद भेजी जब मैंने उसे कहा था कि वो भेजी। ये मैं मतलब ऐसे काम करते हैं। हाँ, तो लिहाजा तुम लोग जब कर लोगे ना सही से काम नहीं कर तुम्हें सकते रखेंगे टीए। आप अपडेट करते हैं नए बात क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं हाँ, तो अगेन नहीं भेजनी पड़ती है। इतना दुख है इस कौम का कसम से। ये वैसे भेजना नहीं चाहिए प्रोफेशनली, लेकिन हम फिर भी भेज देते हैं। वो तो नखरे नहीं खत्म हो रहे। क्या बनेगा इस कौम का कसम से, इतने दुख है इस कौम के, है कि नहीं? अच्छा जी, ये बंद करते हैं बच्चों। सवाल कौन सा था जी? प्रोफेशनल टोटल फंड एज ऑन 1 जुलाई 2013, नोट 1 है उसमें बाद में देखते हैं। नॉन करंट एसेट। अच्छा, सबसे पहले हमने बनाना क्या है, पहले वो देख। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे बच्चों उसने अकाउंट नहीं कहा, स्टेटमेंट का है। तो जब स्टेटमेंट कहेगा ना तो उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाना है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम होता था, उसको प्लस माइनस की फॉर्म में लिखा करते थे, डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में नहीं लिखा करते थे। तो जब वो कहेगा ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आप टी अकाउंट बना रहे हैं। लेकिन जब वो कह रहे हैं ना स्टेटमेंट बनाए, तो चूंकि स्टैंडर्ड आ गया है, तो स्टैंडर्ड को फिर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से छापेंगे। नहीं समझ आ रही बात? तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सबसे पहले बच्चे यहाँ पे नाम लिखेंगे, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? खोतिया स्टेटमेंट ऑफ इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड June 2014। ठीक हो गया जी? इन्वेस्टमेंट ये भी बैलेंस शीट में जानी है, शॉर्ट टर्म लोन बैलेंस शीट में जाना है। प्री पेड एंड अक्रूड एक्सपेंसेस, इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके जी। कैश और बैंक बैलेंस शीट में जाना है। फी फॉर सर्विस, हाँ जी, ये फी फॉर सर्विस बेसिकली क्या है? मेंबरशिप अकाउंट, वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो बनाया करते थे। फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स, नेट प्रोसीड ऑर्गेनाइज बाय others not than pure, otherwise funding and expenses should be presented separately। ओके जी। कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट फंडिंग, इन्वेस्टमेंट इनकम, सैलरीज, रेंट एंड यूटिलिटीज, अदर एक्सपेंसेस। क्या? हाँ जी। अच्छा जी बच्चों, फी फॉर सर्विस के उसने कितने पैसे बताए आपको? 340। आपको कोई ओपनिंग क्लोजिंग नजर आ रहा है सवाल में? कोई नहीं है।
तो बच्चों यहाँ पे ये रुपीज इन थाउजेंड है कि रुपीज इन मिलियन है? रुपीज इन मिलियन है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगी इनकम, और उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगी? फी पर सर्विस 340 मिलियन। ठीक है भाई, हजमन शुद्धमन, ये हमने ऊपर वाली ये चीजें क्यों नहीं ली भला? ये सारी की सारी कहाँ जानी है? ये बैलेंस शीट में जानी है, इसलिए हमने नहीं ली। कैश और बैंक, प्रीपेड और अक्रूवल, सारा कुछ ठीक है जी। फी वर सर्विस, ये पहली हमारी चीज़ है जो हमारी क्या निकली है? इनकम निकली है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा। फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स। अब फंड रेजिंग से पैसे आए हैं, कैसे पता लगा? ये क्रेडिट साइड पे लिखे हुए हैं, आपको पता ना चाहिए बच्चों। क्रेडिट साइड पे या तो लाइबिलिटी आती है, या आपकी इनकम आती है, या कैपिटल आता है। ट्रायल बैलेंस तो याद है ना, बचपन की बातें, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। डेबिट साइड पे क्या क्या आता है? एसेट आता है और एक्सपेंस आता है। ठीक है जी। तो ये 15 अगर क्रेडिट साइड पे लिखे तो इसका मतलब है ये इनकम होगी आपकी। फंड रेजिंग से हम ज्यादा पैसा इकट्ठा किया, लोगों से चंदा लिया। फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट। अब याद रखो बच्चों, ऊपर वाले जो पैसे हैं ना 340, ये आपके हक के हैं, लेकिन नीचे वाले जो पैसे हैं ना, ये चंदा है, ये आपके हक के नहीं है। तो जो हक वाले पैसे हैं और जो बगैर हक वाले पैसे हैं, उनको अलग अलग लिखना चाहिए। हाँ, साइड एक ही होगी, लेकिन जगह अलग अलग होगी। जैसे करंट और नॉन करंट एसेट को क्या करते हैं? अलग अलग लिखते हैं। हाँ, कैटेगरी एक ही होती है, मतलब एसेट, लेकिन सब क्लासिफिकेशन उसकी करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ नेट प्रोसीड। क्या लिखा हुआ है? नेट प्रोसीड। इसको पहले समझ लेते हैं कि नेट प्रोसीड से क्या मुराद है। इसका एक टॉपिक है बच्चों, पहले वो क्लियर कर लेते हैं, साथ साथ टॉपिक भी क्लियर कर लेते हैं, ताकि हमें मसले ना हो। क्योंकि अगर मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तो उसे ना जाना है, लिहाजा सवाल के अंदर ही मैं थ्योरी फिट करता जाऊंगा साथ साथ। मेरे साथ बिरयानी खाने वाली बात वो तो खोंदा तो मैं बिरयानी ठहर गया। नेट प्रोसीड्स। ये देखिए जरा बच्चों, एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ग्रॉस वर्सेस नेट रेवेन्यू, ग्रॉस वर्सेस नेट। अब यहाँ पे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहता है कि समटाइम आप ग्रॉस रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, समटाइम आप नेट रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। कब ग्रॉस रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, कब नेट रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? वो कहता है रेवेन्यू एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रेजेंटेड एट देयर ग्रॉस अमाउंट सेपरेटली, एंड दिस इंफॉर्मेशन में बी प्रेजेंटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और इन द नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मर्जी है आपकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख लो या नोट्स में लिख लो। The determination of whether to report the revenue and expenses on gross net basis depends on the relative facts and circumstances requiring significant judgment. कहते हैं इसमें जजमेंट इस्तेमाल होगी। एग्जाम्पल क्या है जी? An NPO receiving funding to undertake a specific research project, the NPO contract at its own discretion with the scientist to perform the research. The NPO would not have undertaken the research project had the funds not been made available. हाँ जी, ये जरा पढ़े वो क्या कह रहा है। 3 लाइनें पढ़े, 2 दफा समझने की कोशिश करें क्या कह रहा है।
करेंगे जो एनपीओ वो एक्सपेंड करके रिसर्च करेंगे और सर पेंड के रिसर्च के लिए उसको अपने पैसे हैं और उसको मतलब मुझे उसने पैसे देने सर्विस को वो उसने दूसरों से लोगों से टिकट है। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों को कहता है कि साइंटिस्ट ने जो काम करना है उसकी बेस पे जो आपको रेवेन्यू मिलेगा, फंडिंग रेवेन्यू से मुराद है लोगों ने आपको चंदा दिया है, वो आप ग्रॉस बेस पे रिकॉर्ड करेंगे या नेट बेसिस पे। नेट बेसिस का कंसेप्ट ये है कि भाई लोगों ने फर्ज करो आपको 1 लाख रुपए दिया है, लेकिन वो जो आपने रिसर्च साइंटिस्ट रखा है वो 80,000 रुपये वो ले गया, आपको कितना बचा? 20। तो आप 20 लिखेंगे या 1 लाख लिखेंगे? पॉइंट ये है। अब यहाँ पे समझना है कि अगर तो सारा कुछ आप कंट्रोल कर रहे हैं ना, अलग से लेके ये तक सारी स्टोरी आप दास्तान आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर ग्रॉस बेसिस पे लिखेंगे। अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे, एंड पे जाके आप मेहमान खुसूसी के तौर पे गए हैं और कुछ पैसे आपको मिल गए हैं बच बचा के कट कटा के, तो फिर आप नेट बेसिस पे रिकॉर्ड करें। अब इस सवाल सारे में पढ़ना ये है कि सारे का सारा जो फंडिंग और सारा कुछ जो प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट, ये आप कंट्रोल कर रहे हैं या वो साइंटिस्ट कंट्रोल कर रहा है? नहीं, चलो साइंटिस्ट को तो हमने हायर किया। पढ़ लो। तो यहाँ पे फ्रंट पे कौन खड़ा है? हम खड़े हैं। साइंटिस्ट को तो हमने बुलाया या साइंटिस्ट ने हमको बुलाया? हाँ, ये हालात ने अंग्रेजी का थोड़ी चबला, ठीक है। द एनपीओ कॉन्ट्रैक्ट एट इट्स ओन डिस्क्रिशन विद द साइंटिस्ट। मतलब साइंटिस्ट कार सोता व्यास है, हमें एक प्रोजेक्ट मिला और हमने उस प्रोजेक्ट की बेस पे साइंटिस्ट को बुलाया कि भाईजान आओ काम करिए। साइंटिस्ट के अंदर भाईजान फीस भी लीला, अच्छा कि नहीं यार तेन पैसे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं आंदा पास हो लगी। तो हमें मिले पैसे 1 लाख रुपया, हमने साइंटिस्ट को दिए 80,000। तो अब हम 1 लाख लिखेंगे कि 80,000 20,000 लिखेंगे? एक बार हम 1 लाख लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। हम इस सारे प्रोजेक्ट को हम कंट्रोल कर रहे हैं। अगर तो ऐसा होता कि साइंटिस्ट को प्रोजेक्ट मिलता और वो कहता कि भाईजान तुम भी आ जाओ, अच्छा, हमारे नाम पे वो चंदा इकट्ठा करता 1 लाख रुपए, 80,000 रुपये अपना लेके साइड पे हो जाता और हमें कितना देता? 20। 200 के तो हम कितना रिकॉर्ड करते थे? उस वक्त हम 20 रिकॉर्ड करते क्योंकि हम फ्रंट पे नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो देखना यह है कि फ्रंट पे कौन, लोगों के सामने कौन खड़ा है। अगर लोगों के सामने हम खड़े हैं, लोगों ने हमें पैसे दिए हैं, तो वो हमसे पूछेंगे भाईजान 1 लाख रुपए कितने गया? नहीं बात में लगी। लेकिन अगर लोगों ने 1 लाख रुपए साइंटिस्ट को दिया है तो वो हमसे नहीं पूछेंगे 1 लाख रुपए कितने गया। हम तो सिर्फ 20,000 रुपये लिखेंगे, हम कहेंगे भाईजान सानू ही ना बचे, तुझे 1 लाख रुपए कितने दिता ही? वो कहेंगे साइंटिस्ट नु, असं कहेंगे ਉਹਦੇ को पूछो, सानू तो 20,000 बचे। और समझ आ गई बात की कि नहीं आ गई? अब फ्रंट पे हम खड़े हैं, लोगों ने चंदा हमको दिया है। Although the NPO would not have undertaken the research project without the availability of funding, the NPO acts as a principal, यहाँ पे वो फ्रंट पे खड़ी है, in contracting with the scientist. It specifies the detail of the research to be carried out by the scientist and has discretion in selecting the scientist and is establishing the price to be paid. Thus, the expenses incurred are obligation of NPO. The funding, revenue, and cost of scientist service should be presented on gross basis in statement of income and expenditure. और समझ लगी बात? तो 1 लाख रुपया जो हमें चंदा इकट्ठा हुआ होगा वो लैदा लिखेंगे, जो 80,000 रुपया हमने साइंटिस्ट को दिया होगा वो लैदा लिखेंगे। हम उसको नेट करके 20,000 रुपये नहीं लिखेंगे। यहाँ तक की बात में लगी। अब अगली एग्जांपल है, चवल नहीं मारनी, पढ़ो।
हमें काम में ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। इसको करेंगे अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, ये रिसर्च प्रोजेक्ट इज टू बी अंडरटेकन बाय टेक्सटाइल कंपनी। अब ये कंपनी है, इसका मकसद पैसे कमाना है, ये एनपीओ नहीं है। वेयर देयर इज अ नीड फॉर अ ट्रेन्ड पर्सन, लेकिन उनको एक बंदा चाहिए। एन एनपीओ रिसीव फंडिंग रीइंबर्समेंट ऑफ सैलरी टू एलोकेट 10% टू टेक्सटाइल कंपनी। क्या मतलब है? एक बंदा हमें फंडिंग मिल रही है to allocate 10% to a textile company. The NPO allocates an employee to textile company for the conduct of research. NPO ने एक बंदा दिया कंपनी को, कंपनी उसको दे रही है सैलरी, ठीक है जी। The NPO would be reimbursed for all the costs related to that employee. अब यहाँ पे आपने सिनेरियो समझना। फर्ज करो एनपीओ ने एक बंदा रखा, एक एम्प्लॉय रखा, 80,000 रुपया पर मंथ, ठीक हो गया। एक कंपनी ने एनपीओ को कहा कि भाईजान हमें एक बंदा तो दो। हमने कहा बंदा ले लो। हमने कहा ठीक है, इसको पैसे हम दे रहे हैं और कंपनी से पैसे हम लेंगे। कंपनी से हो सकता है पैसे हम लें 1 लाख रुपए। उस बंदे को नहीं पता कि हमने उसको कंपनी में भेजा है तो उससे 1 लाख रुपया उसके अगेंस्ट ले रहे हैं। उस बंदे को हम पैसे दे रहे हैं कितना? 80,000 रुपया। अब यहाँ पे मुझे बताओ, एनपीओ 1 लाख लैदा और 80,000 लैदा रिकॉर्ड करे या नेट करके 20,000 रुपए की इनकम रिकॉर्ड करे? एक बार क्या करते हैं ठीक है जी। द एनपीओ हैज एन एम्प्लॉय हु इज सेकंडेड, को कहते नहीं, आपने सुना नहीं है सेकंडेड? सेकंडेड से बनाते सेकंडमेंट, जब एक बंदा एक कंपनी के अंदर रहते हुए किसी दूसरी कंपनी में जाकर नौकरी करे। जब पाकिस्तान में कुछ जो हमारे सीए के ट्रेनी होते हैं, पाकिस्तान की फर्मों में काम कर रहे होते हैं, लेकिन दुबई में, सऊदी अरब में जाके वहाँ पे 2-2, 3-3 महीने काम करके आते हैं, तो उनको पैसे भी फिर लाखों में मिलते हैं। वैसे तो 20,000 स्टाइपेंड है मेरा ख्याल है, लेकिन उस सूरत में उनको फिर 1.5 लाख 2 लाख रुपये पर मंथ मिलता है। बरं, है ना? निकला ना मुंह चुबाओ, सीधा अंग्रेजी तो उर्दू तो गया, ठीक है जी। An NPO has an employee who is seconded to a textile company to work under their direction. An NPO is reimbursed for all the costs related to that employee as the NPO is the employer. अब यहाँ पे देखो, एनपीओ ने उस बंदे को रखा था पहले, दे वुड रिपोर्ट देयर एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट एज एक्सपेंसेस। वो कहता है वो जैसे हर साल पहले माजी में उस बंदे की सैलरी 80,000 लिखा करते थे, अब भी वो 80,000 ही लिखेंगे। ये बात समझ लगी? एंड वुड रिपोर्ट द रीइंबर्समेंट ऑफ देयर कॉस्ट एज रेवेन्यू ऑन ग्रॉस बेसिस। तो कहता है इस कंपनी से जितने पैसे रीइंबर्स हुए हैं वो अलहदा रिकॉर्ड करेंगे, और इसको जो सैलरी दे रहे हैं वो अलहदा रिकॉर्ड करेंगे। और बात समझ लगी बात? जो बोलो तो सही, क्योंकि उस बंदे को हम सैलरी दे रहे हैं, पिछले कई सालों से सैलरी दे रहे थे, तो पिछले कई सालों में सैलरी जब दे रहे थे तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे थे, तो अभी भी उसकी सैलरी को हम क्या करेंगे? एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, कंपनी से अगर हम 1 लाख रुपए मिलेगा तो उस 1 लाख रुपए को हम अलग से इनकम पे रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इसका नेट करके 20,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ तक की बात में लगी थी? हाँ, देखना ही है ना कि आपके पास वो जो बंदा रखा है वो कंट्रोल आपका है या कंपनी का है। अगली एग्जाम्पल पढ़ें। आपने मुझे बताना है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे ग्रॉस बेसिस पे कि नेट बेसिस पे, जल्दी करें।
हाँ जी, तो ये एनजीओ के नाम से इकट्ठे होना तो जल्दी मतलब क्रॉस में हो जाएगा। an NPO engages in a number of fundraising activities, including a fundraising telethon. वो टेलीथॉन देखा था इमरान खान ने किया था यस सर। कि वो सलाब खान के लिए वो बैठा हुआ था और कॉलें आती थी और मैं इतने मिलियन की प्लेज करता हूँ, इतने मिलियन की, पता नहीं खा गए कि मिले भी कि नहीं मिले। ए टेलीफोन कंपेन, ठीक है, ये वही कंसेप्ट है। ए डायरेक्ट मेल कंपेन, स्पेशल इवेंट्स एंड लॉटरी, ठीक है, डायरेक्ट मेल कंपेन भी हो रही है, स्पेशल इवेंट्स भी हो रहे हैं और लॉटरी वगैरह भी निकल रही है। The NPO uses an outside fundraising consultant to conduct the telethon and use the NPO's own staff and volunteers in telethon and other activities. वो कहता है एक बाहर की कंपनी है जो ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है, लेकिन बाकी स्टाफ सारा हमारा है। फंड्स सोलिसिटेड, जितने इकट्ठे हुए, इन ईच ऑफ द एक्टिविटीज आर रेज्ड इन द नेम ऑफ द एनपीओ। वो फंड लोगों ने किसको दिए, तो कल को पूछेंगे किसको, एनपीओ। और लोग कहें जी 5 अरब रुपया हमने इमरान खान को दिया, तो इमरान खान कहे जी अपनी फाइनेंशियल में लिखे जी 2 अरब रुपया, तो लोग की तो ज्ञान कहना कि खा गया। लेकिन अगर इमरान खान ये बताए कि 5 अरब रुपया मुझे आया था, लेकिन जो सारा सेमिनार जिसने कंडक्ट कराया था 2 अरब रुपए का खर्चा था, तो 3 अरब रुपये बचा जो हमने बांटा लोगों को, तो लोग कहेंगे अच्छा चलो समझ आती भाई, बात समझ लगी कि नहीं लगी। तो ग्रॉस अमाउंट पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करें या नेट अमाउंट पे, ठीक है जी। कहता है इवन दो द एनपीओ यूजेस एन आउटसाइड फंड रेजिंग कंसल्टेंट, चाहे वो बंदा बाहर का है, मसला यह है कि लोगों ने बंदे को पैसे नहीं दिए, लोगों ने तो एनपीओ को पैसे दिए। तो लोग कहेंगे भाई हमने इतना पैसा दिया, वो किधर है, प्रेजेंट करो। द एनपीओ इज द प्रिंसिपल इन द रिलेशनशिप विद द डोनर एज द फंड्स आर रेज्ड इन इट्स नेम। The NPO has discretion in selecting the outside fundraiser and establish the fee to be paid and in determining the specification of the telethon. वो कहते हैं देखो एनपीओ को लोगों ने पैसे दिए हैं और एनपीओ के पास ये पावर थी कि वो बंदा चेंज करके कोई और बंदा रख लेते, कोई और बंदा चेंज करके कोई और बंदा रख लेते, ठीक है ना। तो लोगों ने उनको उनके नाम पे पैसे नहीं दिए, ठीक है। The NPO also has the credit risk if donor to the telethon do not pay according to their pledge. कहते ये भी नुकसान है कि लोग कह जी मैं 2 अरब रुपया दूंगा और पता लगे तो कार पीएससी को नहीं लगाया, हूं तो जिनी मर्जी लंबी छाड़ दो, केड़ा आगे किसी ने चेक करनी, ठीक है जी। Thus, the NPO should recognize the gross amount fund raised in each of the activities as revenue of the NPO and total expense of each activity, including the fees charged by an outside consultant as expense of NPO separately. तो वो पैसे जो लोगों ने दिए एनपीओ को वो अलग लिखेगी और जो उन्होंने कंसल्टेंट को दिए वो अलग लिखेगी। यहाँ तक की बात सुन लगी। अब अगली एग्जांपल पढ़े और मुझे बताएं इसमें क्या करें। पढ़ते जाओ करते जाओ। किसने किया, हाँ जी। यहाँ पे लोगों को नहीं पता एनपीओ कौन है, यहाँ तक की बात सुन लगी जी, बोलो तो सही। लोगों को नहीं पता कि एनपीओ कौन है, लोगों को पता है कि अब मार्केट में ये बाहर जो बच्चे खड़े हैं रोडों पे पैसे मांग रहे हैं लोगों से, ये कौन है। लोगों ने तो बच्चों को पैसे दिए, यहाँ तक की बात सुन लगी। तो अगर लोगों ने बच्चों को पैसे दिए हैं तो हम क्या करेंगे, हम चूंकि पीछे हैं, एनपीओ पीछे खड़ी है, एनपीओ कहेगी जो लोगों ने अपनी एफर्ट पुट करके पैसे इकट्ठे करके अपने खर्चे खुर्चे निकाले हैं, रोटी छोटी उन्होंने खानी थी खाई, तो जो नेट पैसे जो बचे वो उसने हमें दिए हैं, तो हम फिर वो नेट पैसे लिखेंगे। एनपीओ इज नॉट द प्रिंसिपल इन द फंड रेजिंग इवेंट। फ्रंट पे कौन है, बच्चे, ठीक है जी। तो फ्रंट पे बच्चे खड़े हैं, बच्चों ने पैसे इकट्ठे करके एनपीओ को दिए हैं, तो बीच में से बच्चों ने रोटी छोटी अगर खा ली है तो ठीक है। तो एनपीओ को आगे को पूछेगा नहीं भाईजान असं तो इन्ने पैसे देते सी कितने, ठीक है। तो इसलिए वो नेट प्रोसीड के तौर पे रिकॉर्ड करना चाहे वो कर सकती है। यहाँ तक की बात लगी। कंक्लूजन, इफ इट मींस इफ द एनपीओ इज एक्टिंग एज ए प्रिंसिपल और द पर्सन इन्वॉल्व आर ऑफ एनपीओज एम्प्लॉई
then recognize income and expense on gross basis, otherwise net basis. हाँ, तो उसको क्या करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, और समझ लग गई बात। ये बेसिकली पॉइंट समझाना मकसद था इन सारी एग्जांपल्स में। तो समझ लग गई है। अब आ जाए अपने असल सवाल की तरफ। असल सवाल हमारा क्या था जी? ये पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट देखेंगे, फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स। कई टूर्नामेंट हुए और उसमें हमें नेट प्रोसीड मिली है कितनी? 15। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज बाय अदर्स नॉट द एनपीओ, अदरवाइज फंड रेजिंग एक्सपेंस शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली। ये किसी और ने ऑर्गेनाइज करवाया था, ठीक है जी। मतलब मोहल्ले के लड़कों ने खुद क्या किया, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके उसमें पर्ची फीस रखी, पर्ची फीस में से जितने पैसे इकट्ठे हुए अपने खर्चे निकाल के बाकी के पैसे एनजीओ को दे दिए। जैसे मतलब शाहिद अफरीदी या इस तरह के कुछ लोग जो पुराने क्रिकेटर हैं, वो किसी सलाउद्दीन खान के नाम पे टूर्नामेंट करते हैं, एक मैच करते हैं, और स्टेडियम में जो लोग आते हैं उनसे क्या करते हैं, टिकट वगैरह से पैसे इकट्ठे होते हैं। अब स्टेडियम में जो लोग हैं उनको क्या पता है कि कौन सी एनजीओ है? वो तो शाहिद अफरीदी या बाकी लोगों को देखने आए हैं, ठीक हो गया। अब उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, शाहिद अफरीदी ने वो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने की जो कॉस्ट है माइनस कर दी, जो पैसे बच गए वो एनजीओ को दे दिए। तो एनजीओ नेट बेसिस पे रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि एनजीओ खुद फ्रंट पे नहीं आई। लोग उसको एनजीओ को जाके नहीं पूछेंगे यार असि तो हमने पैसे देते सी, एनजीओ कहेगी तो सानू नहीं देते, तो शायद अफरीदी नहीं देते। पॉइंट समझ लग गया? तो बच्चों ये 15 मिलियन हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अब यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और नेट पे ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम फ्रंट पे नहीं थे। जो एग्जैक्टली आई ने लिखा हुआ ट्रायल में हम वही यूज करेंगे। हम लफज नॉर्मली वो नहीं करते जो अपनी तरफ से सोचा हो, हम वही करते हैं जो सवाल में लिखा हो। फंड रेजिंग प्रोसीड भी समझ आ गया जी। अब कंट्रीब्यूशन भी आपकी इनकम ही होती है, लेकिन कंट्रीब्यूशन में आई ने लिखा हुआ है नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 हमें समझना पड़ेगा कि नोट नंबर 2 क्या सीन है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कितना मिला जी? 94 मिलियन। अब नोट नंबर 2 में देखते हैं कि नोट नंबर 2 में कहते हैं सबको इकट्ठा कर लेना तो 94 मिलियन बन रहा है। तो बेसिकली नोट नंबर 2 में इसने 94 मिलियन के टोटे करके दिए हैं आपको, नजर आ रहा है कि 94 मिलियन बना कैसे है। अब वो समझाने की कोशिश कर रहा है। कंट्रीब्यूशन फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट, यंग टैलेंट को सपोर्ट करने का कंट्रीब्यूशन मिला है, तो बच्चों वो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट में। क्यों जाएगा? क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट में एक फंड यंग टैलेंट वाला भी था। बात सुन लगी? यंग टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए आपने एक फंड क्रिएट किया हुआ था कई सालों से, तो अगर इस साल भी कुछ पैसे मिले हैं तो ये इनकम के तौर पे नहीं जाएगा, ये सीधा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट में जाएगा। ये ऐसे ही है बच्चों, जैसे आपने ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन की, क्या की रिवैल्यूएशन, उसमें हुआ गेन, तो क्या गेन प्रॉफिट लॉस में जाएगा? वो गेन सीधा कहाँ जाता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में जाता है। रिटेन अर्निंग में कहाँ जाता है? बात समझ लगी है? हालांकि गेन तो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है ना, जो प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट लॉस में हम नहीं लेके जाते। उसको कहाँ लेके जाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में रीवैल्यू सरप्लस के कॉलम में जाके ऐड करते हैं। ऐसी हालांकि ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। वही पॉइंट ये है? इनकम में वो कंट्रीब्यूशन आएगी जो और किसी फंड में नहीं जा रही होगी, ठीक है जी। तो 15 मिलियन की कंट्रीब्यूशन बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जानी। ये स्टेटमेंट ऑफ नहीं, ये नहीं लिखा होगा, हम बीच बीच में से सवाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें अभी हमने समझी नहीं है, और समझने के लिए चाहिए जिगरा, वो आपका है नहीं। मतलब पहले थ्योरी होनी चाहिए तो ये बात समझ आएगी। थ्योरी आप पढ़ने नहीं दे रहे, तो लिहाजा फिर जो पढ़ रहे हैं वो नहीं समझो। अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपेंसेस ऑफ जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा जी, कुछ जिम्नेजियम के एक्सपेंसेस और ट्रेनिंग सेंटर हो रहे थे हमारे, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, हमें पैसे चंदा दिया लोगों ने 2 मिलियन का।
ये पैसे आ रहे हैं और वो पैसे जा रहे होंगे जो खर्चे हम कर रहे होंगे। यहाँ तक की बात नहीं लगी? एक्सपेंस वाले क्या है? ये पैसे आए हैं ना, हम खर्चे कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट हमें पैसे आ रहे हैं। जैसे मस्जिद वाले खर्चा कर रहे हैं और लोग उनको चंदे के तौर पे पैसे दे रहे हैं। मतलब मस्जिद वाले कहते हैं बिजली का बिल ही ना आ गया, अब वो खर्चा तो उन्होंने करना ना, लेकिन चंदा हमसे ले रहे हैं, चंदा फॉर बिजली का बिल। तो ये चंदा इनकम है, हालांकि बिजली का बिल एक्सपेंस है। अच्छा, इसका ताल्लुक किसके साथ है? ये ऊपर लिखा हुआ है, फंड फॉर एक्सपेंसेस ऑफ जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन फॉर स्पेसिफिक यूज ऑफ रिसोर्सेज। और ये जिम्नेजियम के एक्सपेंसेस के लिए बाहर से पाबंदी लगी हुई है। क्या पे पाबंदी लगी है? बाहर बाहर से पाबंदी लगी है भाईजान, ए पैसे सिर्फ जिम पे लगने चाहिए ना। अब लोगों का आप मेडिकल का इलाज भी करवाएंगे ना, तो वो इतराज करेंगे कि भाईजान जरूरत ਤੁਹਾਨੂੰ क्या है कि जिम ते लाने ने पैसे, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ कैंसर का इलाज क्यों कराया? नहीं बात सुनेगी, ठीक है जी। अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू अक्वायर फ्री होल्ड लैंड। अब किसी बंदे ने पैसे दिए हैं कि भाईजान इस चीज का तुमने क्या लेना है? लैंड लेना है। हाउ द लैंड हैज नॉट बीन अक्वायर्ड येट, लेकिन अभी तक लैंड लिया नहीं। क्या बच्चों ये वाकई आपकी इनकम बनती है? ये इनकम नहीं बनती। क्यों? अगर आपने लैंड ना लिया तो ये पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो ये आपकी इनकम नहीं है। ठीक है, ये डेफर्ड इनकम है, लाइबिलिटी है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आनी चाहिए। ठीक हो गई? कंट्रीब्यूशन टू रीपे लोन दैट वाज टेकन टू फंड करंट ईयर एक्सपेंसेस। क्या कह रही हो? क्या? हाँ जी, कंट्रीब्यूशन टू अक्वायर्ड फ्री होल्ड लैंड। बच्चों ये वाला भी कंट्रीब्यूशन नहीं जाना। ये जिम्नेजियम का है, ये भी नहीं जाना। अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन टू रीपे लोन दैट वाज टेकन टू फंड करंट ईयर एक्सपेंसेस। क्या करंट ईयर के खर्चों के लिए आपके पास पैसे नहीं थे? नहीं थे। फिर क्या किया? कर्जा लिया। अब कर्जा जब ले चुके थे, थोड़े दिन बाद पैसे मिल गए। कितने पैसे मिल गए? 8 मिलियन। अब चूंकि ये करंट ईयर के खर्चों के पैसे हैं, तो ये करंट ईयर की इनकम बन सकती है। नहीं बात सुनेगी, नहीं बात सुनेगी। तो पे तो कि लोगों ने हमें पैसे दिए। हमारे पास आए हैं, हमें पे करना वाला। हाँ, हुआ क्या? इसकी स्टोरी सुन लो। जनवरी में को बिजली का बिल आया होगा, उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने बैंक से कर्जा लेके वो पे कर दिया। अब हमारे सर पे चढ़ गया कर्जा। फरवरी में लोगों ने हमें चंदा दे दिया कि भाई जना पैसे पढ़ो, हमने जाके वो बैंक वालों को दे दिए। तो ये जो पैसे हमें मिले हैं, करंट ईयर के खर्चों के मिले हैं कि फ्यूचर के ईयर के खर्चों के मिले? तो ये हमारी इस साल की इनकम है, ये फ्यूचर की इनकम है? इस साल की इनकम है, ये जाएगी प्रॉफिट लॉस। ओवरऑल उसका भी एक्सपेंस हुआ हमारे और पास चवला पैसे आए हैं। पैसे आए हैं, ये 94 मिलियन के टोटे कर रहे हैं। 94 मिलियन कहाँ पे लिखे हुए हैं? क्रेडिट साइड पे, तो ये एक्सपेंस है। तो इनकम की गल कर रहे हैं, तो घूम घूम फिर के एक्सपेंस बढ़ने हैं। साल होंगे जो 8 मिलियन 8 मिलियन उन लोगों ने हमें दिया, हमने फिर बंद कर दिया और हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, लेकिन इनकम तो लिखेंगे ना। घर फिटेगा मत तेरे दे। पापा तुम्हें हर महीने की यकम तारीख को पैसे भेजते हैं, 2 दिन बाद तो खाली हो जाना, तो क्या इनकम रिकॉर्ड नहीं करनी? पापा पूछे कितने क्या पैसे, वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किए क्योंकि बचे ही नहीं। ये जवाब देगा चवल। वो बचे या नहीं बचे, आए हैं ना, लोग हिसाब मांगेंगे ना, तो लिखने पड़ेंगे ना कि कहाँ के भाईजान केड़ा पैसे, कोई पैसे नहीं देते तो हिसाब है। कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब ये वो पैसे हैं, ये वो चंदा है जो लोगों ने हमें दिया, लेकिन उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई। बट PSC itself imposed restriction that 3 million will be allowed allocated annually for acquiring franchise in a popular league. Therefore, अच्छा, अब बाहर किसी ने अगर कोई कंडीशन ही ना लगाई, हम धक्के से अपने ऊपर कंडीशन लगाएं, तो हकीकत में कोई कंडीशन नहीं है। बाहर से किसी ने कंडीशन नहीं लगाई, उन्होंने दे दिया, बस ठीक है। तो बच्चों ये सीधा सीधा क्या कहाँ लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। चाहे इंटरनली आपने अपने ऊपर कंडीशन लगाई है या नहीं लगाई, फर्क नहीं पड़ता। वो भी नेट एसेट में, तो उसको भी देखते हैं।
हाँ जी, ठीक है जी। तो बच्चों 94 इनकम है, लेकिन 94 में से कितना हम लिखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर में? 65 हाँ, आधे का महीना तो लग ही जाएगा खैर। क्या आ जाएगा जी आंसर? 65। हजम शुद्ध, चलो जी, कंट्रीब्यूशन भी हो गया। अब गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट ने हमको पैसे दिए हैं, क्या ये जो गवर्नमेंट हमको पैसे दिए हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाएं या सीधा सीधा लोन में ले जाएं? ये वही कंसेप्ट है बच्चों, गवर्नमेंट ग्रांट वाला, कि अगर तो गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए उसके साथ कुछ शराइत लगाई हैं और शराइत सारी साल में पूरी हो गई, फिर तो इस साल की इनकम है। लेकिन वो शराइत ऐसी है जो अगले 5 सालों में पूरी होनी है, तो फिर उसको 5 में डिवाइड करेंगे, जो इस साल की इनकम बनती होगी उसको इस साल में रिकॉर्ड करेंगे, बाकी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड करेंगे। समझ लगी बात? नोट नंबर 3 पढ़ लें। The government funding was received to support PSC general operations for 5 years, starting from 1 जनवरी 14, ठीक है जी। ये हमारा साल कौन सा जी? 30 जून 14। गवर्नमेंट हमें पैसे दिए हैं, कितने दिए हैं? 150 मिलियन। और वो कहता है कि ये 5 सालों के ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए दिए हैं। तो बच्चों जरा क्या करेंगे फिर, कितनी इनकम रिकॉर्ड करेंगे? 30 क्या आएगा जी आंसर? 15 आ गया जी। तो समझ लगी बात है, गवर्नमेंट फंडिंग भी क्लियर होगी। अब इन्वेस्टमेंट इनकम 144, नोट नंबर 4। Investment income in trial balance include investment income of 6 million, which is externally restricted to be added to principal amount of resources for young talent fund to be maintained permanently. हाँ जी, ये वही है कि बाहर वाले लोगों ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई है कि भाईजान ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम है ना, सादे अल्फाज में सूद की बात हो रही है। ये जो सूद है ना 6 मिलियन का, ये किस चक्कर में आपने इस्तेमाल करना है? यंग टैलेंट। तो ये यंग टैलेंट तो जा रहा है इक्विटी में, तो ये 6 मिलियन में कहाँ जाएगा? इक्विटी में। ठीक है जी। देर इज नो अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम। अब टोटल आपको पैसे कितने मिले हैं? 144। उसमें से कितने जाने हैं नेट एसेट में? 6। तो पीछे कितने रह गए? वन 38। ठीक हो गई थी, और यहाँ तक की बात समझ लग गई। अच्छा जी, अब सैलरियाँ हैं, रेंट है और अदर एक्सपेंसेस हैं, इसका मतलब है बच्चों आपकी टोटल इनकम निकल आई। टोटल इनकम निकाल लो। 573। अब यहाँ पे आने एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर में सबसे पहले बच्चों क्या आ जाएंगे? सैलरीज, रेंट भी आ जाएगा और अदर एक्सपेंस भी आ जाएंगे। इसके साथ क्या लिखा हुआ है? नोट नंबर 8। ये 7 ही बेसिकली 8 है। यहाँ पे कुछ एक आधी फिगर, 1 2 3 4 5, इनमें से कोई एक फिगर जो है ना वो दो नोट्स को इकट्ठा कर ले। अच्छा ये 8 है, देखते हैं ना, साथ भी होगा ना।
अच्छा, as part of agreement with contribution supporting the young talent, PSC is required to allocate 5 million from unrestricted fund to general fund. हाँ, ये है पॉइंट नंबर 8, ये 7 ठीक है, ये 8 है, इसमें एंटर एक बजना है, एंटर भी मार दें इससे पहले के गायब हो जाए। हाँ जी, द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इज एज फॉलो। अब जरा ध्यान से समझना बच्चों, ट्रायल बैलेंस में जो सैलरी है वो कितनी है, 403, और यहाँ पे अगर इन सैलरियों को जमा करें ना तो कितनी बनती हैं, 403 ही बन रही है। तो फिर ये 403 के दो टोटे उसने क्यों दिए हैं, एक है जनरल ऑपरेशन वाले और एक है जिम्नेजियम ट्रेनिंग सेंटर वाले। जिम्नेजियम ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड सारा डाटा स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट में है, ठीक हो गया, तो वो तो हम वहां पे लेके जाएंगे। बाकी जो जनरल ऑपरेशन के खर्चे हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे, ठीक है जी। तो 370 यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरीज, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 370 लिखेंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगला कौन सा जी, रेंट एंड यूटिलिटीज, रेंट एंड यूटिलिटीज कितना लिखेंगे, और 325 लिखेंगे ना, जनरल खर्चे हैं। और अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कितने हैं जी, 40, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे दो लाइनें और आनी है, एक आनी है डेप्रिसिएशन, डेफिनेटली आएंगे, वो भी आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे टोटल करके, यहाँ पे टोटल करके नीचे सरप्लस या डेफिसिट आ जाएगा, ऐसे ही है। इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, ये हमारे पॉइंट नंबर 7 सारे कंप्लीट हो गए। अब ये पॉइंट नंबर 6 देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ सर, इतना भी मेरे को सर्च करा रहे हैं। नॉन करंट एसेट ढूंढो कितने हैं, 428, लेकिन कहता है एंज नहीं, नोट नंबर 6 पढ़ना पड़ेगा आपको साथ। लो जी, नोट नंबर 6 पढ़ लेते हैं। मैं एक मिनट ठहरो, हौसला हौसला कर लो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म है कितनी है जी, अच्छा जी, हौसला हौसला। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 5 ही बच्चों रेलिवेंट है, कहता लॉन्ग टर्म एसेट्स, सवाल में लॉन्ग टर्म एसेट लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 5 देखें, लॉन्ग टर्म एसेट इन द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड फ्री होल्ड लैंड ऑफ 20 million एंड कलेक्शन ऑफ 8 million। These collection represent item of such historical value that its worth is preserving perpetually and PSC is committed to protect and preserve them as part of organization policy. Collection has to be presented separately from the other non-current assets। अच्छा, अब जरा ध्यान से बच्चों, वो कहता है कि नॉन करंट एसेट में दो चीजें शामिल हैं जिस पे डिप्रिसिएशन नहीं आनी। एक तो लैंड है 20 million का, और एक कलेक्शन है। लैंड पे डिप्रिसिएशन नहीं होती, कलेक्शन पे डिप्रिसिएशन नहीं होती। तो कहता है कितनी वैल्यू उसकी आ रही है सवाल में, 428। तो 428 पे रेट नहीं लगाना आपने 20%, 428 में से क्या का माइनस करना है, 428 में से 8 भी माइनस कर देना है और 20 भी माइनस कर देना है, और जो बच जाएगा उस पर रेट लगाना है कितने परसेंट, 20%।
80,000 80 आ रहे। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? अभी कितने पॉइंट नोट नंबर सर यहाँ पे लेकिन पॉइंट नंबर 5 में से लोगों का मैट्रिक्स नहीं लिखा हुआ है और इन्वेस्टमेंट के साथ भी लोगों का लिखा हुआ है। लेकिन ये एसेट्स नहीं है ना, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में लैंड होता नहीं है ना नॉर्मली। ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म एसेट की बजाय नॉन करंट एसेट लिख लें, फिर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। नहीं बात सुन, इसको ठीक कर लें जरा। लॉन्ग टर्म एसेट्स को क्या कर लें? और ऊपर कर लें नोट 6 की बजाय कर लें नोट 5 एंड 6। ठीक हो गया जी? अब कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक हो गया जी? नहीं, पेपर में इतना मसले नहीं होंगे, टेंशन ना लें। पेपर में तो इतनी डिटेल में बताया नहीं गया होगा, खुद ही सब कुछ सोचना है। अच्छा जी, अब बच्चों जरा ध्यान से एक और कंसेप्ट यहाँ पे समझना है आपने कि आपने एक फंड क्रिएट किया जिम्नेजियम का। इसको जरा ध्यान से समझ लें। फंड फॉर एक्सपेंसेस ऑफ जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर, एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन फॉर स्पेसिफिक यूज ऑफ रिसोर्सेज। कितना फंड हमारे पास पड़ा हुआ है? 115। ठीक हो गया जी? ड्यूरिंग द ईयर हमें पैसे मिले भी हैं। कितने मिले हैं? 2 मिलियन मिले। ठीक हो गया? और यहाँ पे हमारे ड्यूरिंग द ईयर खर्चे भी हुए हैं। कितने हुए हैं? 68 मिलियन के खर्चे हुए हैं। कितने खर्चे हुए हैं? अब खर्चे हुए हैं तो कैश पे किया है। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है, अब अगर आपने 68 मिलियन के खर्चे इस साल किए हैं तो आप खर्चे किए हैं ना, तो आप प्रॉफिट उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसको लिखो। लेकिन फिर ये खर्चे के लिए पैसे कहां से इस्तेमाल करेंगे? उस फंड में से जो फंड आपने क्रिएट किया। नहीं बात समझ आ रही? अब ये तो एक तो ये है कि उस फंड में से कुछ पैसे निकालो, इनकम में डालो। कितना? जितने खर्चे हुए हैं। खर्चे कितने हुए हैं? 68 मिलियन। इनकम डालो 68 मिलियन और खर्चे डालो 68 मिलियन, या आप नेट कर लो इसको। क्या कर लो? नेट कर लो। तो हम यहाँ पे नेट कर रहे हैं जिम्नेजियम, इसका नाम क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस ऑफ जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे जी? 0। 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि भाई 68 का खर्चा और 68 का हमने फंड में से पैसे निकाल लिए, तो हमने नेट करके लिख लिया। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं, आप ऊपर 68 की इनकम लिख लें और नीचे 68 के क्या कर लें? खर्चे लिख लें। तो तभी बात घूम घुमा के उधर आ ही जाएगी। देखो हमारे पास फंड ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं। और ये किस चीज के लिए फंड पड़े हुए हैं? खर्चों के लिए। तो खर्चे इस साल हो रहे हैं, सैलरियां पे की हैं, रेंट पे किया और बाकी खर्चे पे किए। तो खर्चे हो रहे हैं तो पैसे कहां से निकालेंगे? वो फंड जो क्रिएट किया गया। बात में लगी है? जैसे देखो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली है लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग दे रहे हैं और गवर्नमेंट ग्रांट भी ले रहे हैं। तो आपने याद है उस चीज को रिकॉर्ड करने के 2 तरीके थे, एक नेट और एक ग्रॉस। याद है? डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में क्या करते थे? इनकम अलग लिखते थे और खर्चे अलग। इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या करते थे कि इनकम जो गवर्नमेंट ग्रांट की इनकम थी उसमें से खर्चे माइनस करके नेट करके लिखा करते थे। यार ये बेसिकली वही पॉइंट। आप इनकम अलग लिख लो और खर्चे अलग लिख लो, या दोनों को नेट कर। समझ लगी? गवर्नमेंट ग्रांट आपको पहले मिल गई है, ये वैसे ही है बच्चों। ये आप समझ लेंगे ग्रांट आपको पहले मिल चुकी थी,
तभी तो ये नेट एसेट में आ रही है। ये गवर्नमेंट ग्रांट आपको पहले मिल चुकी थी, लेकिन इस साल आपने कितने खर्चे किए? 68 किए। तो इस 115 में से कितने निकाल लेंगे? जितने खर्चे हुए। 68 के खर्चे के लिए पैसे निकाल। हजमन शुद्धमन। तो बच्चों अब जरा बताएं कितने आपके ये खर्चे बनते हैं? 815। तो ये डेफिसिट आ गया बच्चों, कितना आ गया? अं, 573 में से 815 माइनस करें। हालात चेक करो, प्लस माइनस नहीं हो रहा है। सरप्लस नहीं निकला, ये तो डेफिसिट निकला है। ठीक है जी बच्चों, इसके नीचे हम बनाएंगे क्या? प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स फॉर द ईयर एंडेड 3 की थी। क्या करा रहे? कौन सी नानी? देखो, आप आई ही उस वक्त थे जब लंच का टाइम गुजर चुका था। तो भाई जहां पे टैक्स पड़ा था वहां से खाओ ना जाके। तो 1 बजे 1 मिनट हो गया, 12:30। खत्म हो गया था। मेरा की कसूर है, उन्होंने आधा घंटा पहले छाड़ देता है, इसलिए तो उन्होंने छोड़ा था कि बिरयानी ना खोनी पै जाए। अच्छा जी, मैं ऑर्डर कर देता उन्होंने। हाँ, बिल्कुल ना लेके आना। इस बार बैठे हैं ना, पिछली बार चले गए तो बैठे रहो, कोई मसला ही नहीं, इन्हें बेंच खाली ने। ये कोई टेंशन वाली बात है? ओहो, कितनी छोटी सी बात कर दी आप लोगों ने। नहीं, पिछली बार हम चले गए थे तो पीछे भी आई, आपने रोका भी नहीं था। उफ। अब देखिए, मसला पता क्या है? मसला दुख इस बात का है कि जो बच्चे बेचारे ऑनलाइन बैठे हैं, वो कैसे? उनका अपना कसूर है, मैं दस दो उन्होंने, बल्कि उन्होंने सुन लिया है। देखिए, आई आवाज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हौसला। क्या क्या बिरयानी जायज कैश क्या में कराइए? पैसे देंगे, हैं? रीएम्बर्स रीएम्बर्स करना चाहिए। कह रहा को बेली होना है, मैनू की पता? 1 2 3 4 5 चलो जी, करके देखते हैं। मुझे नहीं लगता पूरा आएगा, लेकिन बरल। अच्छा जी, अब देखना यह है कि फंड कितने हैं। जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में देखा करते थे कि कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, याद है? एक है जी यंग टैलेंट, एक जिम्नेजियम, फ्रेंचाइज, जनरल ऑपरेशन, और एक आपको पैसे मिले थे वो लैंड लेने के लिए 12 मिलियन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अच्छा जी, तो बच्चों पहली लाइन कहाँ लगेगी? पहली लाइन कहाँ लगेगी?
यहाँ से शुरू करते हैं। दूसरी लाइन यहाँ पे लगाते थे। चलो खैर, दो तीन चार। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाएगा जी अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, या जिसको हम जनरल फंड भी कहते हैं। दूसरा कौन सा आ जाएगा? फ्रेंचाइज वाला। तीसरा कौन सा आ जाएगा? अच्छा जी, ये कम जुलाई को जनरल फंड हमारे पास कितना अवेलेबल था? 1547। ठीक है जी। फ्रेंचाइज का बैलेंस कितना अवेलेबल था? हम्म। जिम्नेजियम के लिए नहीं आना। यंग टैलेंट वाला कितना फंड था? 50। जिम्नेजियम वाला क्यों नहीं आना? क्योंकि वो लाइबिलिटी है, वो गवर्नमेंट ग्रांट है। गवर्नमेंट ग्रांट को किस तरह, गवर्नमेंट ग्रांट को हम इक्विटी में रिकॉर्ड करते थे भला? और नॉन करंट लाइबिलिटी होती थी। क्या होती थी? नॉन करंट लाइबिलिटी। अब इसको दोबारा समझो। लोगों ने हमें पैसे दिए माजी में, पिछले सालों में, क्या करो, जिम्नेजियम के खर्चे करने हैं तुम लोगों ने। क्या करने हैं? इसका मतलब है अगर हमने जिम बंद कर दिया तो क्या ये पैसे हमारे हैं? ये पैसे वापस करने में। तो लिहाजा ये आपकी इक्विटी नहीं है, ये आपकी लाइबिलिटी है। और इसमें से जितने खर्चे करते जाएंगे वो लाइबिलिटी हमारी खत्म होती जाएगी, इनकम बनती जाएगी। वही तो हुआ है कि 115 में से 68 उठा के हमने कहाँ डाल दिए हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दिए। सर लेकिन ये जो ऊपर वाला ऐसा सबको कोडिंग है डिफरेंट तो एक्सटर्नल नहीं तो बिल्डिंग है तो परमानेंट परमानेंटली क्या मतलब है? कि ये पैसे आप हाथ नहीं लगा सकते। नंबर वन, ये पैसे हम इस हाथ लगा ही नहीं सकते, और ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है।
ये उनके कंट्रोल में जिन्होंने वो अकाउंट क्रिएट किया हुआ। बात समझ लगी कि नहीं लगी? और इसमें से हम, मतलब वो हमारे चूंकि कंट्रोल में ही नहीं है, तो वो उसमें ये नहीं है कि हम कल को अगर ये काम नहीं करेंगे तो वो उड़ जाएंगे या वो अपने पैसे वापस करने पड़े। वो पैसे ऑलरेडी उनके पास हैं, उन्हें फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया, वो उसके ऊपर सूद हम खा रहे हैं। यहाँ तक की बात में लगी? तो ये एक 1547 हो गया, 3 हो गया, 50 हो गया, टोटल कितना हो गया? 1600। बिल्डिंग का ये सरप्लस आया या डेफिसिट आया? ये जनरल फंड बेसिकली आपके रिटेन अर्निंग है। जनरल फंड का कॉलम बेसिकली क्या है? ये आपके लिए रिटेन अर्निंग है। तो टोटल में भी बच्चों 242 लिख देंगे माइनस करके। कोई कंट्रीब्यूशन किसी फंड का आया था? याद करो। वो जो 94 का कंट्रीब्यूशन आया था, हमने ये सारा रिकॉर्ड नहीं किया था, याद है ना? उसमें से कुछ कहा था कि हमने वो तो नेट एसेट में जाना है, 15 जाना है यंग टैलेंट में। और 12 नहीं। किसको? कोई नहीं, खैर है, खैर है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि डाइटिंग बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी के लिए। अच्छी ज़िंदगी जो है ना वैसी गुजरती है। अच्छा जी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम याद है? वो 6 वाली, किधर गई, किधर गई, किधर गई, किधर गई? वो 6 मिलियन हमने माइनस किया था। वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इनकम किसके ऊपर हमने कमाई थी भला? ये एंडोमेंट फंड के ऊपर। वो यहाँ पे आई, ठीक है जी। क्योंकि एंडोमेंट फंड यहाँ पे लिखा है तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम यहीं पे आएगी। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों यहाँ पे कोई और गड़बड़ भी थी। याद करो, याद करो, याद करो, ये फंड फॉर एक्वायरिंग अ फ्रेंचाइज इन अ पॉपुलर लीग इंटरनली पोस्ट स्टिपुलेशन फॉर स्पेसिफिक यूज ऑफ रिसोर्सेज, कितनी है जी? 3 मिलियन। ये पैसे आए हैं। 3 मिलियन, इसको हमने कहाँ रिकॉर्ड किया था बोला? इसको ऊपर ही चलेंगे करते हैं ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ। ठीक हो गया जी। और भी कोई? हाँ, ये contribution unrestricted, but PSC itself imposed restriction that 3 million will be allocated annually for acquiring franchise in a popular league। अब वो कहता है 3 मिलियन एनुअली आपने क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है। ये बच्चों ऐसे ही है, जैसे आपको याद होगा स्टेटमेंट चीनी कुड़ी में पढ़ा था कि रिटेन अर्निंग में से कुछ पैसे निकाल के कमेटी में डाल दो। वो जनरल रिजर्व याद आया कुछ कुछ? तो रिटेन अर्निंग में से कुछ पैसे निकाल के हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इस रिजर्व में। तो वो ये कह रहा है कि भाईजान यहाँ से पैसे निकालो और कहाँ ऐड कर दो? फ्रेंचाइज एक्वायर करने के लिए 3 मिलियन डाल दो एनुअली। ठीक है जी बच्चों। तो 3 मिलियन हम यहाँ से माइनस करेंगे और 3 मिलियन यहाँ पे जमा कर देंगे। ये ट्रांसफर है। यहाँ तक की बात में लगी थी? अब बोलो तो सही। 3 मिलियन यहाँ से ट्रांसफर हो गया।
अच्छा जी, पॉइंट नंबर 7 पढ़े। As part of agreement with the contributors supporting the young talent, PSC is required to allocate 5 million from unrestricted fund to the endowment fund annually. यहाँ पे भी बच्चों 5 मिनट ट्रांसफर करना है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करना है? चलो 1 सेकंड दो यंग तो बच्चों फिर यहाँ पे 8 मिलियन आ जाएगा और 5 मिलियन यहाँ पे डाल देंगे, नेट इम्पैक्ट कोई नहीं आएगा, यहाँ पे 6 का इम्पैक्ट आ जाएगा। यहाँ तक की बात में लगी। हाँ जी, क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो। ये कितना आ जाएगा? 1 और ये 50 15 6 5, ये 12, ये इन सब को टोटल करें और इन सब को टोटल करें, आंसर सेम आना चाहिए। ये इसकी निशानी है 1 3, दोबारा चेक कर लो। ये हुआ कमाल। अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ओ वाह, कितने हजार साल हो गए हैं, कैलकुलेशन सीधियां हो रही हैं। लेकिन ये बिरयानी खाने से ना वो चिकन पता नहीं आजकल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तकवीर भी नहीं पढ़ते। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने साफ लगाया। नहीं यार, वो खालस नहीं आ रहा चिकन। ब्रायलर मुर्गी जो है ना, वो अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो पा रही। हम भी अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहे, तो वो मुर्गी खाएंगे जो अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पा रही। पता नहीं क्या बनेगा। अच्छा जी, अब अगला आखिरी चीज कह रहा है ये हमारी बैलेंस। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2014। क्या मिल सकती है वैसे? क्या चाहे तो भी हाथ धोने में। हाँ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਆ ਰਹਾ ਆਣੇ ਦੋ। जाके सब अगले के सम ना चाह भी कैंसिल। लालच जो है ना, लालच लालच का कोई हल नहीं हो सकता। मैं हिसाब लगा लिया, मतलब चंगी भली चाह आ रही सी,
नहीं, समोसा क्या के बेड़ा गर्क कराटा पड़ गए। ओए होए होए, क्या लोग हैं ये, कसम से क्या लोग। मतलब चाह मुफ्त एक शाय मिलती भी ला लो नहीं, इसमें अगर ये भी हो जाए ना तो क्या बनेगा इस कौम का। लालच इस कौम का बेड़ा गर्क कर रही है। अच्छा जी बच्चों, नॉन करंट एसेट हमने लिखना है सबसे पहले। ढूंढो सबसे पहले नॉन करंट एसेट कौन कौन सा है। अच्छा जी, सबसे पहले बच्चों नॉन करंट एसेट है। सवाल में आपको दिए हुए थे 428 की, ऐसी है। उसमें से कलेक्शन अलहदा करनी है, ऐसी है। और डेप्रिसिएशन भी अलहदा करनी और माइनस करनी है, क्योंकि कलेक्शन को उसने कहा था अलहदा कैटेगरी में शो करना है। याद है? नहीं, 20 क्या था भला? वो तो लैंड था ना। लैंड तो इसके अंदर ही होना चाहिए। वो 20 माइनस इसलिए किया था क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी। वैसे तो इसी का हिस्सा है। तो क्या आंसर आएगा? 340। कलेक्शन अलहदा लिखी जाएंगी। कितनी है वो? 8 मिलियन। इन्वेस्टमेंट्स अलहदा आएंगी। इन्वेस्टमेंट कितनी थी बोला? 1204। उसके बारे में तो उसने कुछ नहीं बताया था ना। 1204। ठीक हो गया जी। ये आपकी टोटल नॉन करंट एसेट हो गई। करंट एसेट आ जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल में दिए हुए थे, याद है? वो सीधे सीधे लिख देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने थे? 8। और उसके बाद कैश। एड बैंक कितने है जी? 43। बस। टोटल तो कर लो इसका। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद आगे जी फंड। फंड्स या नेट एसेट। तो स्टेटमेंट चाहिए नेट एसेट वाले जो फंड है ना, वो सीधे सीधे यहाँ पे लिख दें। सबसे पहले जनरल फंड है। कितना है जी? 1297। उसके बाद इंडोमेंट फंड। हम्म, क्या नाम है उसका? फ्रेंचाइज एक्वाजिशन फंड। कितना है? 6। और इंडोमेंट फंड। 76। कैपिटल एसेट फंड कितना है जी? 12। ठीक हो गया जी। ये फंड्स हो गए। नॉन करंट लायबिलिटीज। जिम्नेजियम एक्सपेंसेस।
कितना था, 115 था, लेकिन कुछ पैसे हमें मिले थे, बाकी हमने खर्चे माइनस कर दिए। और डेफर्ड ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से जो आई थी 150 आई थी, उसमें से 15 हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले गया, याद है, 6 महीने की, और 30 हमने मजीद माइनस करनी है। क्यों बोला? करंट पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, याद आया कुछ कुछ करंट लाइबिलिटी में? डेफर्ड ग्रांट करंट पोर्शन 30 का, शॉर्ट टर्म फोर टू, एसेट अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या थी बोला? अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज, है ना? हाँ, इंट्रो कैसे पास हुई है तो कैसे? लो जी 2 घंटे से एक सवाल किया सी है, क्या बनेगा हमारा? कौन सा सवाल आज हमने किया थी? प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब। उसके बाद हम निकल करना जी चोंग तार इंटरनेशनल हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? नाम ही बड़ा अजीबो करीब है, चोंग तार। चलो बाकी कल देखते हैं। नहीं नहीं खा रहे बिरयानी, नहीं खा रहे, नहीं नहीं चाय भी नहीं पी रहे, चाय भी नहीं पी रहे। मैं रहीमर खान से हुई नहीं ना, मैं नहीं मैं रहीमर खान के साथ एक पिंड है उतो नहीं रही, असं जो रहीमर खान का आना ही ना, असं बार्डर क्रॉस करके परले पासे जाए, असं कहना असं रहीमर खान तो लंघना ही नहीं। सवाल खत्म ना होता तो कुछ खा ही लेते, अब सवाल ही खत्म हो गया, बंदा क्या करे। चलो फिर सही, उधार रहा। क्या? चलो नहीं नहीं